नमस्कार श्रोताओं, शाम के ठीक 7:20 हुए हैं और ये समय है आपके अपने कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन का। आज के स्पोर्ट्स स्कैन के इस एडिशन के साथ मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह और तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार धर्मेंद्र पंत। धर्मेंद्र, स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। सिद्धार्थ, आपको और श्रोताओं को नमस्कार। सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक के मुख्य समाचारों पर। महिला विश्व कप क्रिकेट में आज न्यूजीलैंड ने बांग्लादेश को 9 विकेट से हराया। राही सरनोबत, ईशा सिंह और रिदम सांगवान की टीम ने निशानेबाजी विश्व कप में स्वर्ण पदक जीता। प्रमोद भगत ने स्पेनिश पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट में 3 स्वर्ण पदक जीते। और एशियाई युवा एवं जूनियर मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कृष्णपाल और रवि सैनी अपने अपने वर्ग के सेमीफाइनल में पहुंचे। और खेल खबरों की शुरुआत करते हैं क्रिकेट से। आईसीसी महिला विश्व कप क्रिकेट में आज न्यूजीलैंड ने बांग्लादेश को 9 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ न्यूजीलैंड की टीम अंक तालिका में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बाद तीसरे स्थान पर पहुंच गई है। वहीं बांग्लादेश अपने दोनों मैच हारकर 7वें स्थान पर है। वर्षा के कारण मैच को 27 ओवर का कर दिया गया। इस मैच में न्यूजीलैंड की टीम ने 141 रन के लक्ष्य के जवाब में 1 विकेट के नुकसान पर 144 रन बनाकर जीत दर्ज की। टूर्नामेंट में कल ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। तो आज अगर हम देखें तो न्यूजीलैंड की बहुत बड़ी जीत बांग्लादेश में, और बताइए 1 विकेट ही खोकर उन्होंने लक्ष्य को हासिल कर लिया। तो कहीं न कहीं काफी मजबूती से न्यूजीलैंड की टीम सामने आई है। देखिए सिद्धार्थ, अगर कहा जाए तो ये अप्रत्याशित जीत नहीं कही जाएगी, क्योंकि न्यूजीलैंड और बांग्लादेश दोनों की टीमों में जमीन आसमान का अंतर है। न्यूजीलैंड वर्ल्ड की मतलब विश्व की शीर्ष टीमों में शामिल है और बांग्लादेश ने बड़ी मुश्किल से ये कह सकते हैं कि आईसीसी ने जब कोविड के कारण अपने क्वालिफायर रद्द कर दिए थे तो रैंकिंग के आधार पर उसने विश्व कप में जगह बनाई थी। और बांग्लादेश का शुरू से प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा था। तो ये कहा जा सकता है कि ये बहुत ऐसा नहीं कहा जा सकता कि न्यूजीलैंड की बड़ी जीत, हाँ ठीक है, ये आगे जब बड़ी टीमों से वो खेलेगी तो कहीं ना कहीं अंकों का जब वो होगा, जब रन रेट मायने रखेगा तब उसके काम आएगा। दूसरी बात यह है कि न्यूजीलैंड को पाकिस्तान ने हरा दिया था अभ्यास मैचों में, जो कि सचमुच अप्रत्याशित था। तो उसके बाद लग रहा था कि कहीं ना कहीं उनको, न्यूजीलैंड को अपनी कुछ कमजोरियों का पता चला होगा, क्योंकि वो भारत के खिलाफ आखिरी मैच में भी हार गए थे। तो कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी उन कमजोरियों को दूर किया। और आपको ध्यान होगा कि जब 2000 में विश्व कप न्यूजीलैंड में खेला गया था तो न्यूजीलैंड ने खिताब जीता था। वो दूसरी बार खिताब जीतने का प्रयास कर रहे हैं कि वो घरेलू सरजमी पर खेल रहे हैं, घरेलू धरती पर खेल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनका प्रयास ये होगा और ये एक अच्छा अभियान है। कोई भी टीम अच्छी शुरुआत करना चाहती है और न्यूजीलैंड के लिए अच्छी शुरुआत है। बिल्कुल। और यहाँ पर न्यूजीलैंड की सूजी बेट्स की बात करनी होगी, जिन्होंने 68 गेंदों में 79 रन की पारी खेली और काफी पिछले दिनों भी उनका प्रदर्शन शानदार रहा है। चाहे हम भारत के साथ श्रृंखला की बात करें या पिछले मैचों की बात करें, तो काफी एक स्ट्रांग प्लेयर के रूप में उभर कर सामने आई हैं। उन्हें आज प्लेयर ऑफ द मैच भी चुना गया है। देखिए, उनकी कुछ खिलाड़ी हैं शीर्ष क्रम में। सूजी बेट्स निसंदेह उनकी नंबर 1 खिलाड़ी हैं और उनकी ही नहीं, पूरे जो विश्व महिला क्रिकेट है उसमें उनका शीर्ष 5 में नाम आता है सूजी बेट्स का। तो इसी तरह से एमिलिया केर का आपने अगर देखा होगा तो भारत के खिलाफ उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। सोफी डिवाइन है जो उनकी कप्तान है। तो सटरवेट हैं जो कि उनकी ऑलराउंडर हैं। तो ऐसी कुछ उनकी खिलाड़ी हैं कि जिनके दम पर वो कह सकते हैं कि एक खिलाड़ी उनका पूरा मैच का पासा पलट सकती है। बिल्कुल। तो जिस तरह से आज न्यूजीलैंड ने प्रदर्शन किया है, निश्चित तौर पर काफी मजबूत टीम के रूप में उभरी है। और कल के मैच के बारे में क्या लगता है? ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। पाकिस्तान, बांग्लादेश और कुछ ऐसी टीमें हैं जो ये कह सकते हैं कि जो सबसे कमजोर टीमें अभी विश्व कप की हैं, ये उलटफेर कर सकती हैं, क्योंकि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और उसमें उलटफेर संभव है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि जिस तरह से पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ प्रदर्शन किया था, जिस तरह से भारत ने उन्हें एक तरह से एक तरफा मुकाबले में हरा दिया था, लगता नहीं कि ऑस्ट्रेलिया से वो बहुत ज्यादा चुनौती पेश कर पाएंगे। ऑस्ट्रेलिया ने
पहले मैच में ही इंग्लैंड को हराया, वो भी बड़ा स्कोर बनाया, 300 से अधिक स्कोर बनाया। तो यहां पर अगर ऑस्ट्रेलिया अगर पहले बल्लेबाजी करता है तो मुझे लगता है कि फिर से हमें एक बड़ा स्कोर देखने को मिल सकता है। और अगर पाकिस्तान पहले खेलता हो तो कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया उसको कम स्कोर पर रोककर वही जो नेट रन रेट की बात आ रही है उसको बेहतर करने की कोशिश करेगा। और श्रोताओं, आपको ये बता दें कि भारत का जो अगला मैच है वो 10 मार्च यानी बृहस्पतिवार को होगा। न्यूजीलैंड के साथ मुकाबला है और आकाशवाणी से इस मैच का आंखों देखा हाल सुबह 6 बजे से मैच की समाप्ति तक प्रसारित किया जाएगा। तो अगर जो महिला वर्ल्ड कप है इसकी जो ताजा अपडेट्स हैं वो हमारे स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम में, और इसकी जो बॉल टू बॉल कमेंट्री है वो आप आकाशवाणी पे सुन सकते हैं। भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा टेस्ट मैच 12 मार्च से बेंगलुरु में खेला जाएगा। ये टेस्ट मैच दिन रात्रि का होगा। मैच से पहले भारतीय टीम में बड़ा बदलाव किया गया है। ऑलराउंडर अक्षर पटेल को टीम में शामिल किया गया है। वहीं कुलदीप यादव को बिना मैच खिलाए टीम से बाहर कर दिया गया है। अक्षर पूरी तरह से फिट नहीं थे, जिसके कारण वो पहला टेस्ट नहीं खेल पाए थे। रवींद्र जडेजा और सौरभ कुमार भी टीम का हिस्सा हैं। वहीं आर अश्विन और जयंत यादव भी टीम में शामिल हैं। अक्षर पटेल ने अभी तक एक दिन रात्रि टेस्ट मैच खेला है और उसमें 11 विकेट लिए हैं। पिछले साल इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने अहमदाबाद में पिंक बॉल टेस्ट खेला था, जिसमें पहली पारी में 6 और दूसरी पारी में उन्होंने 5 विकेट लिए थे। तो शानदार अगर हम देखें तो अक्षर पटेल का जो है करियर रहा है, और अगर हम देखें तो पिछले मैचों में उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही, तो शायद इसीलिए उनको वापस लिया गया है टीम में। नहीं, उनके लिए तो बीसीसीआई ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि अगर वो फिट रहते हैं तो दूसरे टेस्ट मैच में वापसी करेंगे। वो फिट हैं, वापसी कर रहे हैं, और स्वाभाविक है कि अब जो अंतिम एकादश होगी उसमें जयंत यादव के लिए जगह नहीं होगी, क्योंकि पिछले मैच में हमने यादव को खिलाया था, उन्होंने एक भी विकेट नहीं लिया। और आपने जब इंग्लैंड सीरीज की अभी बात की, सिर्फ एक डे नाइट टेस्ट मैच उन्होंने चेन्नई में, अहमदाबाद में जो दोनों टेस्ट मैच खेले, उनको मतलब ये है कि अपनी फिरकी पर अंग्रेजों को खूब अच्छी तरह से नचाया था। यहां पर पूरी तरह से वो श्रीलंका को नचाने के लिए तैयार होंगे। बात करते हैं आईपीएल की। आईपीएल क्रिकेट टूर्नामेंट 26 मार्च से मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले जाएंगे। टूर्नामेंट के पहले मैच में वर्तमान चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स का सामना पिछले सीजन के उप विजेता कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। आइए आईपीएल का क्या कुछ शेड्यूल है इसके बारे में जानते हैं हमारे सहयोगी मुकेश की ये रिपोर्ट। आईपीएल 2022 की शुरुआत 26 मार्च को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में होने वाली मैच से होगी। प्रतियोगिता के पहले मुकाबले में वर्तमान चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स का सामना पिछले सत्र के उप विजेता कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। कुल मिलाकर इस बार आईपीएल में 70 लीग मैच और 4 प्लेऑफ मैच खेले जाएंगे। इन सभी मैचों को 65 दिन में पूरा किया जाएगा। इस बार ये टूर्नामेंट मुंबई और पुणे में आयोजित किया जाएगा। मुंबई में वानखेड़े, डीवाई पाटिल और ब्रेबॉर्न स्टेडियम में 55 लीग मैच खेले जाएंगे, जबकि पुणे में एमसीए स्टेडियम शेष 15 लीग मैचों की मेजबानी करेगा। इस सत्र में दिन में 2 मुकाबले खेले जाएंगे, जहां पहला मैच दोपहर बाद 3:30 बजे से शुरू होगा। वहीं शाम के सभी मैच 7:30 बजे से खेले जाएंगे। आईपीएल प्रबंधन ने पिछले महीने ही लीग के नए फॉर्मेट की घोषणा की थी। इसमें कहा गया था कि प्रत्येक टीम लीग चरण के दौरान 14 मैच खेलेगी। ये ग्रुप वरीयता के अनुसार बांटे गए हैं। सबसे ज्यादा 5 बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस को पहली वरीयता दी गई है और वो ग्रुप ए में है, जबकि 4 बार की विजेता चेन्नई सुपर किंग्स को दूसरी वरीयता दी गई है और ग्रुप बी में सीएसके टॉप पर है। अपने ग्रुप वाली सभी टीमों को एक दूसरे से 2-2 मुकाबले खेलने होंगे। साथ ही साथ ग्रुप ए को ग्रुप बी की दूसरी टीमों से एक मैच खेलना होगा, लेकिन इसमें भी ग्रुप ए में ठीक उसी स्थान पर स्थित ग्रुप बी की टीम से भी 2 मैच खेलने होंगे। महाराष्ट्र सरकार ने आईपीएल 2022 के लिए 25% दर्शकों को अनुमति दे दी है, लेकिन शर्त यह है कि टीकाकरण पूरा करवाने वाले दर्शक ही मैदान पर मैच देखने आ सकेंगे। साथ ही सभी टीमों के लिए 3 दिन का क्वारंटीन अनिवार्य होगा। इसके बाद अगर कोई चौथे दिन कोविड टेस्ट में नेगेटिव पाया जाता है तो उसे बायो बबल में प्रवेश करने की अनुमति मिलेगी। खिलाड़ियों के साथ क्रिकेट प्रेमी भी आईपीएल के इस संस्करण के लिए उत्साहित दिख रहे हैं। मुकेश कुमार, स्पोर्ट्स कैन।
जी हां, आईपीएल को लेकर अब पूरा डिटेल आ चुका है और जैसा कि रिपोर्ट में भी कहा गया कि दर्शकों के साथ ये मैच होगा और खिलाड़ी और क्रिकेट प्रेमी दोनों उत्साहित हैं। इसे लेकर क्या कुछ कहेंगे? देखिए सिद्धार्थ, जिस हिसाब से कोलकाता में दर्शकों को अनुमति दी गई, लखनऊ में जो हमने मैच खेला था श्रीलंका के खिलाफ उसे इसलिए वहां दर्शकों को अनुमति नहीं मिल पाई थी कि क्योंकि वहां चुनाव भी हो रहे हैं, धर्मशाला में दर्शक थे। तो मोहाली में यहां तक कि 50% दर्शकों को जो पहले टेस्ट में जो कि कोहली का 100वां टेस्ट मैच था, तो लग रहा था कि आईपीएल में दर्शकों को अनुमति दी जाएगी। और एक ठीक भी, आईपीएल जिस तरह से एक मनोरंजन के लिए है, जिस तरह से उसमें रोमांच होता है, अगर आप मैदान पे स्टेडियम में जाके उस रोमांच का लुत्फ उठा रहे हैं तो ये उसका एक अलग तरह का आनंद होता है। दूसरी बात यह है कि इस समय फॉर्मेट पूरा चेंज है, 10 टीमें हैं और जैसे मुकेश ने बताया कि चेन्नई और मुंबई 2 अलग ग्रुप में होंगे, लेकिन तब भी वो 2-2 मैच खेलेंगे और दूसरे जो ग्रुप की दूसरी टीमों से होंगी उनसे 1-1 मैच खेलेंगी, अपने ग्रुप से 2-2 मैच खेलेंगी। तो कुल मिलाकर इस तरह का फॉर्मेट पहले भी एक बार अपनाया गया था, जबकि कोची और पुणे की टीम को लिया गया था जब 10 टीमें थी। लेकिन इस समय कुछ नया रोमांच है क्योंकि 2 नई टीमें हैं और पूरी तरह से कह सकते हैं कि नीलामी में नए खिलाड़ी जोड़े गए हैं, तो टीमों का जो संयोजन है वो भी नया है। तो इस तरह से पूरा जो आईपीएल है उसको में कुछ कहते हैं ना कि अगर आप में कुछ नयापन है तो रोमांच बढ़ जाता है, तो वही नयापन इस बार आईपीएल में भी है। बिल्कुल, तो इस बार आईपीएल का रोमांच जो है वो चरम पर होगा, तो देखना दिलचस्प होगा कि इस बार का चैंपियन कौन बनता है। बात करते हैं आईएसएल की। आईएसएल फुटबॉल टूर्नामेंट के आखिरी लीग मैच में इस समय एटीके मोहन बागान और जमशेदपुर एफसी की टीम आमने सामने है। आइए सुनते हैं इस बारे में स्पोर्ट्स डेस्क की यह खास रिपोर्ट। इंडियन सुपर लीग में इस समय सबकी निगाहें एटीके मोहन बागान और जमशेदपुर एफसी की टीमों के बीच पीजीएन स्टेडियम में सीजन के आखिरी लीग मैच में लगी है। दोनों ही टीमों का प्रयास है कि वे जीत हासिल कर इंडियन सुपर लीग की तालिका में शीर्ष स्थान हासिल करे। इस मैच से पहले जमशेदपुर का पलड़ा थोड़ा भारी है। एटीके मोहन बागान के खिलाफ ड्रॉ होने पर भी टीम तालिका में बढ़त हासिल कर लेगी। वहीं सीजन का पहला सिल्वरवेयर जीतने के लिए मोहन बागान को जमशेदपुर को 2 या उससे अधिक गोल से हराना होगा। जमशेदपुर के 19 मैचों में 40 अंक हैं, जबकि तीसरे स्थान पर काबिज मोहन बागान के 37 अंक हैं। जमशेदपुर की टीम लगातार 6 मैच जीतकर बुलंद हौसलों के साथ आगे बढ़ रही है। अगले मैच में एक और जीत से वे आईएसएल में लगातार 7 मैच में जीतने वाली पहली टीम बन जाएगी। खास बात यह है कि मोहन बागान अपने पिछले 15 मैचों में नहीं हारा है। अगले मैच में हार से बचने के लिए वो आईएसएल में 16 मैचों में नाबाद होने वाली पहली टीम बन जाएगी। देखना दिलचस्प होगा कि आज का दिन किस टीम के नाम रहता है। स्पोर्ट्स कैन मनोज। जी हाँ, ये जो दिलचस्प मुकाबला एटीके मोहन बागान और जमशेदपुर एफसी के बीच इस समय चल रहा है, क्या कुछ लग रहा है आपको धर्मेंद्र, किसका पलड़ा भारी है इसमें? देखिए, जमशेदपुर जिस हिसाब से खेल रहा है उस हिसाब से पलड़ा भारी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आपने देखा होगा कि रिकॉर्ड में कि वो मोहन बागान भी 15 मैचों से हारा नहीं है। लेकिन जब रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं तो एक चीज और जोड़ दूं कि जमशेदपुर के 40 अंक हैं, अगर वो 3 अंक और हासिल कर देता है तो ये आईएसएल का नया रिकॉर्ड होगा, मतलब एक सत्र में सर्वाधिक अंक हासिल करने का, कि जो कि इससे पहले मुंबई और एक बार शायद बागान ने भी और बेंगलुरु ने यह हासिल किया था। लेकिन देखते हैं कि जमशेदपुर के जेनियल जो चीमा है वो कैसा खेल खेलते हैं, और उधर से राय कृष्णा बहुत अच्छा खेल रहे हैं, मनवीर बहुत अच्छा खेल रहे हैं बागान से। तो इन खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर, क्योंकि 1-2 खिलाड़ी अपने अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो पूरा समीकरण बदल सकते हैं। जमशेदपुर में स्टीवर्ट बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं कि जो कि लगातार मतलब जो खतरनाक साबित हो रहे हैं। तो इन खिलाड़ियों का प्रदर्शन कैसे रहता है यह काफी कुछ परिणाम पर भी, इनके प्रदर्शन पर भी परिणाम निर्भर करेगा। जी बिल्कुल, तो इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। बात करते हैं निशानेबाजी की। राही सरनोबत, ईशा सिंह और रिदम सांगवान की टीम ने निशानेबाजी विश्व कप में स्वर्ण पदक जीत लिया है। महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल टीम स्पर्धा में राही, ईशा और रिदम की टीम ने सिंगापुर को 17-13 से हराकर भारत को तीसरा स्वर्ण पदक दिलाया।
भारत 3 स्वर्ण पदक सहित कुल 5 पदक के साथ तालिका में दूसरे स्थान पर है। ये एशिया का दूसरा स्वर्ण और विश्व कप में तीसरा पदक है। उन्होंने इससे पहले महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल टीम स्पर्धा में भी स्वर्ण पदक, जबकि महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल व्यक्तिगत स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया था। अन्य मुकाबलों में श्रियंका सारंगी और अखिल शिरोन ने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन मिक्स टीम वर्ग में कांस्य पदक जीता। भारतीय जोड़ी 34 टीमों में 5वें स्थान पर थी। तो इस समय बात करनी होगी राही सरनोबत, ईशा सिंह और रिदम सांगवान की, जिन्होंने बहुत बेहतरीन निशानेबाजी का परिचय दिया और स्वर्ण पर निशाना लगाया। देखिए सिद्धार्थ, कहीं ना कहीं विश्व कप में जब हम विश्व कप निशानेबाजी की बात आती है तो आपने देखा होगा कि पिछले कुछ वर्षों में हमारा रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है, लेकिन हम क्या वही निरंतरता बड़े टूर्नामेंट में जारी रख पाते हैं? हमारे खिलाड़ियों को और जो हमारे उनके कोच हैं उनको इस पर विचार करना चाहिए कि क्योंकि जिस तरह से हमें रियो में निशानेबाजों ने एक कह सकते हैं निराश किया और टोक्यो में फिर वही निराशा हमें हाथ लगी, तो कहीं ना कहीं विश्व कप का रिकॉर्ड ये कह सकते हैं कि विश्व कप से बेहतर जो प्रदर्शन हमारा है वो आगे जारी रखना हो। बात करते हैं पैरा बैडमिंटन की। प्रमोद भगत ने स्पेनिश पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट में 3 स्वर्ण पदक जीते हैं। भारत के शीर्ष खिलाड़ी ने स्पेन में चल रहे इस टूर्नामेंट के 3 अलग अलग वर्गों में ये पदक जीते। उनके अलावा विश्व रैंकिंग में चौथे स्थान पर काबिज सुकांत कदम ने 1 स्वर्ण और 1 रजत पदक अपने नाम किया। सिंगल्स में दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी भगत ने कुमार नीतेश को 17-21, 21-17 और 21-17 से हराया। पुरुष डबल्स में भगत और मनोज सरकार ने भारत के ही कदम और नीतेश को 21-19, 11-21, 21-11 से हराया। मिक्स डबल्स में भगत और पलक कोहली ने भारत के ऋतिक रघुपति और मानसी जोशी को हराकर खिताब जीता। तो इस तरह से अगर हम देखें तो प्रमोद भगत ने काफी बेहतरीन खेल का प्रदर्शन किया। देखिए प्रमोद भगत की मतलब कहानी बड़ी रोचक और प्रेरणादायी है कि जब वो 12 साल के थे तब उनको पोलियो हो गया था। उसके बाद उन्होंने जिस तरह से ये कह सकते हैं कि 2015 से वो लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और हर मंच पर अपना सर्वश्रेष्ठ दे रहे हैं। कम से कम टोक्यो पैरालंपिक के बाद जो उन्होंने स्वर्ण पदक जीता, इससे उनसे उम्मीदें भी ज्यादा की गई हैं और उम्मीद के अनुसार उम्मीदों पर खरा भी उतर रहे हैं। बात करते हैं मुक्केबाजी की। जॉर्डन में एशियाई युवा एवं जूनियर मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कृष्णपाल और रवि सैनी ने अपने अपने वर्ग के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। 46 किलोग्राम के क्वार्टर फाइनल में पाल ने फिलीपींस के रॉबर्ट जामेरो को 4-1 से हराया, जबकि 48 किलोग्राम में रवि ने थाईलैंड के अफिचिट चायमडी को 3-2 से पराजित किया। दीपक ने 75 किलोग्राम में संयुक्त अरब अमीरात के खालिद अल कुर्दी पर 5-0 की आसान जीत से सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इस बीच खबर ये आ रही है कि भारतीय मुक्केबाज मैरी कॉम मई में विश्व चैंपियनशिप और सितंबर में होने वाले एशियाई खेलों में भाग नहीं लेंगी। हालांकि मैरी कॉम बर्मिंघम में जुलाई-अगस्त में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों में भाग ले सकती हैं। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया BFI को दिए एक बयान में मैरी कॉम ने कहा कि उन्होंने भविष्य के भारतीय मुक्केबाजों के लिए अधिक अवसर प्रदान करने का विकल्प चुना है। मैरी कॉम ने कहा कि मैं युवा पीढ़ी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाने और प्रमुख टूर्नामेंट्स का अनुभव प्राप्त करने का अवसर देने के लिए पीछे हटना चाहूंगी। उन्होंने कहा कि मैं केवल राष्ट्रमंडल खेलों की तैयारी पर ध्यान देना चाहूंगी। तो अब ये खबर आ रही है, तो कितना फर्क पड़ेगा मैरी कॉम के ना रहने से? देखिए कहीं ना कहीं जब एक बड़ी खिलाड़ी जाते हैं तो उनकी जगह भरना बहुत आसान नहीं होता है, लेकिन ये बढ़िया है कि हमारी बेंच स्ट्रेंथ अच्छी है। अनामिका है, निकहत जरीन है कि जो उनके भार वर्ग में खेलती हैं। एक नई युवा खिलाड़ी हमारी आ रही हैं बेबी रोजिना चानू कि जिन्होंने बहुत अच्छा युवा टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन किया है। तो ये कह सकते हैं कि हमारी कम से कम 3 या 4 खिलाड़ी एक निशा खिलाड़ी है कि जो इस भार वर्ग में चुनौती पेश कर सकती हैं और प्रतिस्पर्धा है अब भी। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेटर शेन वॉर्न का शुक्रवार को थाईलैंड में निधन दिल का दौरा पड़ने से ही हुआ था और ये एक नेचुरल डेथ थी। थाई पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पोस्टमार्टम परीक्षण में 52 वर्षीय शेन वॉर्न की मौत के कारणों में कोई बाहरी संकेत नहीं मिले हैं। थाई पुलिस प्रवक्ता ने कहा कि खिलाड़ी के परिवार को पोस्टमार्टम के परिणाम के बारे में सूचित कर दिया गया है और उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया है। शेन वॉर्न छुट्टियां मनाने के लिए थाईलैंड गए थे। उनके पार्थिव शरीर को ऑस्ट्रेलिया वापस लाया जा रहा है, जहां उनके पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। श्रोताओं, अब समय मती नहीं रहा कि कुछ और खेल खबरों पर चर्चा करें। धर्मेंद्र, आप हमारे स्टूडियो में आए और तमाम खेल खबरों पर विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। हार्दिक आभार।
श्रोता स्पोर्ट्स कैन में आज के लिए बस इतना है। अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट newsoneir.nic.in पर। कल शाम 7:20 पर दोबारा मुलाकात के वादे के साथ इजाजत दीजिए अपने होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह को। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।